मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था तथा मेरे ऊपर साफ आकाश में सितारे चमक रहे थे। आकाश में एक भी बादल नहीं था। सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी प्रसन्न था। मैं अपना डाकोटा वायुयान फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उड़ रहा था। मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था तथा अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। मैंने अपनी घड़ी देखी। समय था प्रातः 1:30 बजे का। मैंने सोचा शीघ्र ही मुझे पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए, और जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा, मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा। मैं रेडियो चलाया तथा कहा, पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS-088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, समाप्त। रेडियो पर आवाज़ ने उत्तर दिया, DS-08, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम में मुड़ जाना चाहिए। DS-088 समाप्त। मैंने मानचित्र तथा दिशा सूचक यंत्र को देखा। दूसरा तथा अंतिम ईंधन का टैंक चालू किया तथा डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ इंग्लैंड की ओर मोड़ा। मैं नाश्ते के ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा, ऐसा मैंने सोचा। एक अच्छा बड़ा इंग्लिश नाश्ता, सभी कुछ ठीक था। यह एक सरल उड़ान होनी थी। जब मैंने बादल देखे, पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। आंधी वाले बादल, काले बादल, वे बहुत बड़े थे। वे मेरे सामने आकाश में खड़े होते हुए पहाड़ के जैसे प्रतीत हो रहे थे। मैं जानता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता था तथा उत्तर या दक्षिण की ओर से दिशा बदलकर पर्याप्त चक्कर लगाने के लिए मेरे पास ईंधन नहीं था। मुझे पेरिस लौटना चाहिए, मैंने सोचा, पर मैं घर जाना चाहता था। मुझे वह नाश्ता चाहिए था। मैं जोखिम उठाऊंगा, मैंने सोचा, तथा उस डकोटा को सीधे आंधी में उठाया। बादलों के बीच अचानक सभी कुछ काला था। वायुयान के बाहर कुछ भी देखना असंभव था। पूरा वायुयान हवा में उछल रहा था तथा मैंने दिशा सूचक यंत्र देखा। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था, क्योंकि दिशा सूचक यंत्र खराब हो चुका था। मैं रेडियो चलाने का मैंने प्रयास किया। पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। रेडियो भी खराब हो चुका था। मेरे पास न रेडियो था, न दिशा था। यह यंत्र, तब मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं आंधी में खो गया था। तब अपने काफ़ी समीप काले बादलों में मैंने एक दूसरा वायुयान देखा। उसके परों पर प्रकाश नहीं था, पर मैं उसे अपने आगे आंधी में उड़ता देख सकता था। मैं चालक का चेहरा अपनी ओर मुड़ा हुआ देख रहा था। दूसरे व्यक्ति को देखकर मैं प्रसन्न था। उसने वो एक हाथ उठाया तथा मेरे पीछे आओ ऐसा इशारा किया। वह जानता था कि मैं इस तूफान में खो चुका हूँ। मैंने सोचा, वह मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की ओर मेरे डाकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना अधिक सरल हो सके। यह एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति उस अजनबी वायुयान के पीछे जाते हुए मैं प्रसन्न था। आधे घंटे बाद भी वह अजनबी काला वायुयान आसमान में बादलों में मेरे आगे था। अब केवल 5 या 10 मिनट का फ्यूल मेरे पुराने डकोटा में बचा था। मुझे फिर डर लगने लगा था, परंतु अब वह धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू किया। मैं आंधी में उसके पीछे गया। अचानक मैं बादलों से बाहर आया तथा मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। यह उड़ान पट्टी यानी एयरपोर्ट था, एक हवाई अड्डा। मैं सुरक्षित था। मैं काले बादलों में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा, पर आकाश खाली था। वह ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज जा चुका था। वो मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दिया। मैं नीचे उतरा तथा नियंत्रण कक्ष के पास अपने डकोटा से बाहर चलने पर मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। मैं नियंत्रण केंद्र गया तथा मैंने वहाँ एक महिला से पूछा कि मैं कहाँ था, दूसरा यान चालक कौन था। मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। उसने विचित्रता से मेरी ओर देखा और तब उसने मुझसे हंसते हुए कहा, दूसरा वायुयान इस आंधी में ऊपर आज रात कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था। केवल आपका वायुयान ही मुझे रडार पर दिखाई दिया। इसलिए किसने मुझे वहां पर बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो तथा टैंक में और अधिक ईंधन न होते हुए भी पहुंचने में सहायता की थी? उस काले अजनबी वायुयान में बिना प्रकाश के उड़ने वाला वायुयान चालक कौन था, यह मैं नहीं जानता था। यह मेरे लिए एक बड़ी विचित्र बात थी।